हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। सबसे पहले वर्क किसे कहेंगे, हाउ विल यू डिफाइन वर्क। तो देखिए, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। जब हम बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं और जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किए हैं उसी डायरेक्शन में अगर बॉडी डिस्प्लेस होता है, ध्यान रखिएगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है अगर उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस होता है, देन एंड ओनली देन वर्क इज सेड टू बी डन। अगर थोड़ा उससे इंक्लाइन पे डिस्प्लेस होता है तो उसका फोर्स का कंपोनेंट लेंगे इंक्लाइन के अलोंग एंड देन वर्क इज सेड टू बी डन। मतलब फोर्स का जो कंपोनेंट होगा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में वो कंपोनेंट लेंगे और फिर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होता है वर्क, क्या हुआ, आपको समझ में आ गया होगा कि वर्क इज बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगना चाहिए और फोर्स लगने के बाद जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में हो रहा है तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट ले लेंगे, अगर कंपोनेंट लेने आता है तो। खैर, अभी 9th क्लास में आपने कंपोनेंट लेना नहीं सीखा होगा, तो स्टेटमेंट सिंपली इतना होना चाहिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। मतलब कि वर्क इज इक्वल टू force into displacement in direction of force। force applied। ये डेफिनेशन हुआ जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, वही आपका थ्योरेटिकल डेफिनेशन भी है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल एस होता है। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल्स, एक एग्जांपल देखते हैं। कूली है हमारा और ये एक लोड उठाया है। अब जब कूली ने लोड उठाया, ग्राउंड से जब लोड उठाया, दो केसेस होंगे। पहले तो वो ग्राउंड से, आप बस इस लोड को ध्यान दो, बस आप इस लोड को देखो, लोड 1 जो है इसको देखो, लोड 2 को नहीं देखो। तो लोड 1 को कूली ने ग्राउंड से उठाया होगा और उठा के सर पे रखा। तो लोड 1 को जब ग्राउंड से उठाया होगा तो फोर्स भी ऊपर की ओर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर हो रहा है। जितना कूली के हाइट है लगभग उतने हाइट तक डिस्प्लेसमेंट किया होगा ग्राउंड से उठाने में। अगर कूली 6 फीट का है तो 6 फीट के हाइट इतना डिस्प्लेसमेंट किया होगा। 6 फीट को मीटर में कन्वर्ट कर लो, 2 मीटर से थोड़ा कम आएगा, 2 मीटर के अप्रोक्स आएगा। तो ये हो गया आपका वर्क डन। लेकिन जब वो सर पे उठाया, यहां से ग्राउंड से सर पे उठाने तक तो वर्क हुआ होगा, लेकिन जब वो सर पे उठाया तो फोर्स किधर लगा रहा है, अब सर से फोर्स लगा रहा है तो किधर की ओर लगा रहा है, ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है। और डिस्प्लेसमेंट किधर की ओर हो रहा है, आगे की ओर हो रहा है। तो फोर्स अप्लाइड अपवर्ड डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। यानी कूली कोई वर्क नहीं करेगा क्योंकि फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर लग रहा है। तो अगर आप कूली से बोलते हो कि आपने तो कोई वर्क किया नहीं है, पैसा दूंगा नहीं, तब तो फिर लड़ाई हो जाएगी। तो ऐसे केस में क्या इसका वर्क डन 0 है? अगर वर्क डन 0 होता तो आप ही क्यों नहीं उठा लिया अपने सर पे, आपके सर पे बैग डाल देता हूं, आप ही चल लो। ऐसा नहीं हो सकता है। हालांकि यहां पे जो कंसेप्ट कहता है, वर्क का जो कंसेप्ट कहता है, उसके हिसाब से वर्क डन तो 0 हुआ कि फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर हो रहा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए वर्क डन 0 हुआ। फोर्स ऊपर की ओर है, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है, अपोजिट नहीं, 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री का जब भी एंगल होता है वर्क डन 0 होगा हमेशा। क्यों 90 डिग्री पर वर्क डन 0 होता है, इसका एक्सप्लेनेशन हायर क्लासेस, क्लास 11th में देखेंगे। बेसिकली एक पैरामीटर आता है ट्रिग्नोमेट्री में, आप पढ़ोगे cos थीटा, cos 90 0 होता है, इसलिए यहां पे वर्क डन 0 हो जाता है। आप इतना समझिएगा, 90 डिग्री का एंगल आप समझ रहे होगे। जब भी फोर्स अप्लाइड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है, जैसा कि इस केस में है, फोर्स ऊपर की ओर है और डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर है, एंगल 90 डिग्री, तो इस केस में वर्क डन 0 होगा। तो अगर आपसे सिंपली पूछा जाए कि व्हाट इज द वर्क डन बाय ए कूली हु इज picking a load of 10 kg on his head and displaces this load
अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा, बिकॉज फोर्स कितना लगा, किधर को लगा रहा है, ऊपर लगा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर हो रहा है। तो अगेन एक क्वेश्चन आता है कि फिर कूली थक क्यों जाता है या आप लोड क्यों नहीं उठा लेते हो, तो इसका एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा आगे हम पढ़ेंगे इसका एक्सप्लेनेशन, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, बट हाँ इसका एक्सप्लेनेशन है कि क्यों कूली थक जाता है या लोड फिर आपने क्यों नहीं उठाया। सेकेंड केस, आप वॉल को धक्का दे रहे हो, इस वॉल को धक्का देना शुरू कर दिया, तो आप पूरे दिन वॉल को धक्का दोगे, आप थक जाओगे, बुरी तरीके से थक जाओगे, पूरे दिन वॉल को धक्का दोगे, लेकिन वॉल कितना डिस्प्लेस होगा, आपकी दीवार कितनी हिलेगी, दीवार नहीं हिलेगी, दीवार नहीं टूटेगी, ठीक है। तो आपने पूरा दिन फोर्स लगाया, बट आपके फोर्स लगाने की वजह से डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। तो फोर्स, वर्क डन डिफाइन करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाया है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की बात होनी चाहिए। तो आपने फोर्स तो लगाया वॉल पे, पूरा दिन फोर्स लगाया, लेकिन उस फोर्स की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, सो वर्क डन इज 0, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज 0, वर्क डन का फॉर्मूला ही है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस क्वेश्चन में भी आपका वर्क डन हो गया 0, यहां पे भी 0 हुआ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री के एंगल पे है, इसलिए आंसर 0 हुआ। एंड अगेन आप केस थर्ड को देखते हैं, इस केस को देखते हैं, तो यहां पे एक आपका बुल है और वो फोर्स लगा रहा है आगे की ओर, फोर्स भी आगे की ओर लग रहा है, कार्ट भी आगे की ओर डिस्प्लेस हो रहा है, तो वर्क डन हो रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर जो ग्रेविटी है वो तो नीचे की ओर काम कर रहा है, तो यहां पे जो वर्क डन हो रहा है वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट हो रहा है, ग्रेविटी तो नीचे की ओर काम कर रहा है, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगाया गया होगा, जो लोड को बैलेंस करने के लिए कार्ट ने जो फोर्स लगाया होगा वो ऊपर की ओर लगाया होगा, लेकिन जो बुल फोर्स लगा रहा है वो आगे की ओर लगा रहा है, कार्ट भी आगे की ओर डिस्प्लेस हो रहा है, तो वर्क डन हुआ होगा और वर्क डन फ्रिक्शन के अगेंस्ट हुआ होगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस केस में वर्क डन हो रहा है। उसी तरीके से कूली भी वर्क करता है जब एक लोड को लेके चलता है। जब कूली एक लोड को लेके चलता है तो ग्राउंड में फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन को ओवरकम करता है, इनफैक्ट एयर फ्रिक्शन भी होता है तो एयर फ्रिक्शन को भी ओवरकम करता है, तो इस केस में वो वर्क डन करता है। मतलब एयर फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर की ओर होगा, पीछे की ओर होगा, जिधर की ओर आप मूव करो उसके अपोजिट साइड होगा। ग्राउंड फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर की ओर होगा, जिधर की ओर आप मूव करो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इन दोनों फोर्स को कूली ओवरकम कर रहा है और ओवरकम करने के लिए एक फोर्स आगे की ओर भी लगा रहा होगा। मतलब चलते वक्त वो फोर्स एक तो ऊपर की ओर लगाया है, वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए लगाया है, और एक फोर्स आगे की ओर लगा रहा है, वो फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करने की ओर लिए लगा रहा है। यानी कूली दो टाइप का फोर्स लगा रहा है। तो एक टाइप का फोर्स जो यहां पे दिखाया गया है लोड के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए, उसके अगेंस्ट कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। तो देयर इज, अगर कूली कोई लोड कैरी कर रहा है तो देयर इज नो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन देयर इज ए वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करने के लिए कूली ने कुछ वर्क किया, देयर इज ए वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स। सो यहां पे कूली थक जाता है, दैट्स व्हाई। इसी तरीके से अगर आप दीवार को धक्का देते हो, पूरे दिन धक्का देते हो, वर्क डन तो 0 हुआ, लेकिन आप क्यों थक जाते हो? क्योंकि आपके जो मसल्स है वो थोड़े डिस्प्लेस होते हैं, वहां पे वर्क डन होता है। खैर ये सब चीजें तो हमें नहीं पढ़नी है, हमें बस जानना है कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड द बॉडी डिस्प्लेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। जैसे कूली के केस में व्हेन कूली इज कैरिंग अ लोड, तो डिस्प्लेसमेंट तो आगे जा रहा है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि फोर्स जो है वो ऊपर की ओर लगा रहा है। तो आई होप आपको ये सारे एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं, हम एक क्वेश्चन करते हैं। सो बेसिक फंडा इतना ही है, फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी डन बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। फोर्स लगना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी वर्क बोला जाएगा कि हुआ है। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, the object is displaced through 2 मीटर in the direction of the force। क्लियर लिखा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया है उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हुआ है by 2 मीटर। फाइंड वर्क डन। तो सिंपल सा सॉल्यूशन होगा इसमें, फोर्स कितना है, डायग्राम सॉल्यूशन का पार्ट हो सकता है, ठीक है। सो फोर्स है आपका 5 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है S है 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट S है 2 मीटर, देन वर्क डन।
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वर्क डन, फोर्स है 5, डिस्प्लेसमेंट है 2, 5 इंटू 2 जूल, यानी कि वर्क डन 10 जूल। सो 10 जूल का वर्क डन हो रखा है। 10 जूल इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। A potter lifts a luggage of 15 kg from the ground and puts it on his head 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. अब देखिए, पॉटर ने लगेज को उठाया। मैंने बताया था कि अगर कोई पॉटर यानी कि कूली लगेज को उठाता है तो उठाते वक्त ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन हुआ है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स भी के अगेंस्ट आप जो फोर्स लगा रहे हो वो ऊपर की ओर लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर हो रहा है। तो जब वो ग्राउंड से सर तक ले जा रहा है तब वर्क हुआ। बस सर पे रखने के बाद जब वो वॉक कर रहा है तो उस केस में वर्क डन 0 हो रहा है, क्योंकि जब वो वॉक कर रहा है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो फोर्स लगाया है वो अपवर्ड लगाया है और डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड हो रहा है। तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, व्हेनेवर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर देन नो वर्क इज डन। इस पॉइंट को लिख भी लेंगे, लेकिन यहां पे तो बस लिफ्ट हो रहा है तो यहां पे वर्क डन होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, फिर जो पॉइंट मैंने बोला उसको नोट भी कर लेते हैं। ये पॉटर है और ये लोड यहां पे ग्राउंड पे था, इसको उठाकर इसने अपने सर पे रख लिया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 1.5 मीटर। S इज इक्वल टू 1.5 मीटर। और फोर्स जितना वेट होगा उतना ही फोर्स पॉटर ने अप्लाई किया होगा उसे लिफ्ट करने के लिए। तो फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी, यहां पे क्लियर लिखते हैं थोड़ा और, फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। यानी कि F इज इक्वल टू mg। m कितना है? 15। g को बोला गया है, कुछ बोला नहीं गया, टेक g इक्वल टू 10। g को 10 ले लेते हैं कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए, अदरवाइज आप 9.8 भी यहाँ पे ले सकते हैं। 9.8 ही ले लेते हैं, काफी बार हमने 10 ले लिया तो कुछ कैलकुलेशन में 9.8 भी रखते हैं, जो कि एक्चुअल वैल्यू है। सो 15 इंटू 9.8 हो जाएगा 135 or 12, 147. So that will be 147.0, यानी कि 147 न्यूटन। ये आपका फोर्स आया और डिस्प्लेसमेंट 1.5 दे रखा है। सो वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 147 इंटू 1.5 जूल में, ये हो जाएगा 147 एंड प्लस 73, इट्स विल बी लाइक 147 प्लस 73, इसका हाफ 73.5, 147 का हाफ, इट विल बी 0.5 एंड 0 220.5. So that will be work done 220.5 जूल, 220.5 जूल। So this is your work done. I hope आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने के पहले मैंने आपको बताया था कि पॉटर वाला जो केस है उसको एक्सप्लेन कर देता हूं, मैं उसे लिखवा देता हूं, तो उसे लिखिएगा नोट करके।
केस है व्हेन अ पॉटर लिफ्ट्स अ लोड, व्हेन अ पॉटर लिफ्ट्स अ लोड। सो इसका एक्सप्लेनेशन जाएगा, व्हेन अ पॉटर लिफ्ट्स अ लोड, लिफ्ट्स अ लोड, तब वो वर्क करता है अगेंस्ट ग्रेविटी, देन ही डज द वर्क। ही, इसका दो केस है, ए पार्ट और बी पार्ट, देन ही डज वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी। लेकिन ये लोड उठाने के बाद अगर पॉटर वॉक करता है, यानी कि व्हेन ए पॉटर वॉक्स विथ ए लोड ऑन हिज हेड, व्हेन ए पॉटर walks with a load on his head, तो इस केस में कोई वर्क नहीं होगा, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन। वर्क इज डन। क्यों यहां पे कोई वर्क क्यों नहीं होगा? बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। whenever force and displacement are perpendicular, then वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, वर्क इज इक्वल टू जीरो। सो ये 3 पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। जब पॉटर ग्राउंड से लोड उठाया तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हुआ तो वर्क होगा, जब सर पे रख के आगे बढ़ा तो वर्क डन नहीं होगा, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर है या परपेंडिकुलर है। आई होप आपने ये पॉइंट लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। सो डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पे एक दे दिया मैंने, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। तो 1 जूल ऑफ वर्क, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो अगर फोर्स भी 1 होगा और डिस्प्लेसमेंट भी 1 होगा, देन वर्क डन विल बी 1 जूल। सो 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन acts on a body and the body displaces by a displacement 1 meter or 1 unit in the direction of force applied। जब 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जाए और उस 1 न्यूटन की अप्लाइड फोर्स की वजह से बॉडी 1 मीटर चले, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया है उसी डायरेक्शन में, इट मींस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। अगर ऐसा होता है तब हम बोलेंगे अ वर्क ऑफ 1 जूल इज सेड टू बी डन। सो डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। A work of 1 joule is said to be done when a work of 1 joule is said to be done when a force of 1 newton is applied। 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं, when a force of 1 newton is applied and body displaces by 1 meter in the direction of force applied। force applied।
जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया है उस डायरेक्शन में बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस करता है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।